अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ गवर्नर ऑफ स्टेट। अब इस टॉपिक को मैं आज क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंने कवर किया इससे पहले, और वाइस प्रेसिडेंट भी। और देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर, द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द रोल ऑफ द गवर्नर। काफ़ी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने सोचा हमने रिसेंटली प्रेसिडेंट कवर किया है, अब यहाँ से ही हम गवर्नर को भी ख़त्म करेंगे ताकि आपकी लेबर कम लग जाए और आपका जो आउटपुट है वो ज़्यादा आ जाएगा अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा और आप रिलेट कर पाओगे गवर्नर को प्रेसिडेंट के साथ। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे, देखिए ये है सेंटर, ये है स्टेट्स। यहाँ पे हमने देखा पार्लियामेंट, यहाँ पे हमने देखा स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे हमने देखा पीएम और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे हमने देखा सीएम और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा प्रेसिडेंट और यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नर। अब ये जो दो डिविजन्स है पावर के, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये जो डिवीजन ऑफ पावर है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही कहा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए है। जब मैंने आपको पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी पढ़ाया था, पार्लियामेंट भी पढ़ाया था, प्राइम मिनिस्टर पढ़ाया था। क्लियर। उसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे, लेकिन यहाँ पे आप कंसेप्ट के लिए क्या याद रखोगे, आप कंसेप्ट के लिए याद रखना कि वी हैव ए ड्यूअल गवर्नमेंट। अगर हमें ड्यूअल गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक, जो बेसिक पैरामीटर्स है इस ड्यूअल गवर्नमेंट के, एक तो है सेंटर, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। अब जो चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में है वही स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन है, चाहे गवर्नर का ऑफिस है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर एक इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, चाहे हाई कोर्ट है, तो उनका ज्यूरिडिक्शन यही स्टेट होगा। स्टेट का ज्यूरिडिक्शन, उनका एरिया यही होगा, उनका एरिया स्टेट सब्जेक्ट होगा, उनका एरिया स्टेट लॉ होगा, उनका एरिया यही स्टेट का ज्यूरिडिक्शन होगा। और अगर सेंटर होगा तो उसका ज्यूरिडिक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया। क्लियर। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिफरेंसेस है। अब गवर्नर के केस में हमें क्या समझना है, पहला हमें गवर्नर के केस में ये समझना है कि गवर्नर जो होता है, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको टुटलर एग्जीक्यूटिव भी पढ़ाया था, मैंने कहा था ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। क्लियर। और मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आप अप्लाई करो। गवर्नर जो है ये भी टुटलर हेड होता है स्टेट में, ये भी एक नॉमिनल हेड एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट में, और रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर है। क्लियर। अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक। तो ये यहाँ पे आप चीज़ों को खुद रिलेट करो। जो हमने प्रेसिडेंट में चीज़ें पढ़ी वही यहाँ पे भी है, गवर्नर के केस में भी, चाहे पावर्स है चाहे बाकी चीज़ें हैं। अब जहाँ पे डिफरेंसेस है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट, द गवर्नर इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या टुटलर एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट, और रियल एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर होता है। पहली बात ही। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हम जब पढ़ते हैं प्रेसिडेंट, हमने उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा। प्रेसिडेंट, फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ा। लेकिन स्टेट के केस में क्या है, यहाँ पे गवर्नर होता है लेकिन वाइस गवर्नर नहीं होता है। क्लियर। वी डोंट हैव ए वाइस गवर्नर बट वी हैव ए वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। यहाँ पे वाइस गवर्नर नहीं होता है। एक बात ये। दूसरी बात, इसको अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को? सर, अगर आपने ये कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में देयर आर लॉट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन देम, फिर गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? क्या गवर्नर को भी इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करता है जिस तरह प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट करता है? यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों कि गवर्नर को कोई इलेक्टोरल कॉलेज अपॉइंट नहीं करता है, गवर्नर के लिए कोई इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता, गवर्नर को कोई इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट नहीं करता। यहाँ पे गवर्नर के केस में कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बल्कि गवर्नर के केस में क्या होता है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है।
under his warrant and his seal. Clear यहाँ तक कि आप याद ये रखना कि गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर indirectly elected by the specially constituted electoral college एज इन केस विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा, बल्कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पहली बात ये। दूसरी बात, ये नॉमिनी होता है, गवर्नर इज ए नॉमिनी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब ये जो अभी तक हमने पढ़ा इसके टेक्स्ट को हम पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टेट एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं, हमारे पास गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है और एडवोकेट जनरल आता है। क्लियर? ये मैं एडवोकेट जनरल जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इसका जिक्र आएगा, ये मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से जो गवर्नर है, देयर इज़ नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट लाइक दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द सेंटर। क्लियर यहाँ तक? द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव head of the state, but like president he is nominal executive और tutelar या constitutional head हम इसको कहते हैं। The governor also acts as agent of central government, ये agent of central government की तरह काम करता है, जिसको हम कहते हैं ये nominee होता है central government का, इसको president अपॉइंट करता है। Usually there is governor for each state, usually हम क्या देखते हैं in normal circumstances that we have a governor for each state, but 7th Constitutional Amendment Act ने क्या कहा कि एक बंदे को दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। यानी कि यूजुअली हम क्या देखते हैं, वी हैव अ वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, बट सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसने क्या कहा कि एक बंदे को 2+ स्टेट्स यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब अपॉइंटमेंट है गवर्नर की, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की कि गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज, जो हम इलेक्टोरल कॉलेज देखते हैं किस केस में, प्रेसिडेंट के केस में। बल्कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना कोई इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ना डायरेक्ट इलेक्शन होता है और ना इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बल्कि गवर्नर की केस में क्या होता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। अब क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की। देखिए, एक तो ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है ही है, क्योंकि थोड़ी फॉरेनर कोई गवर्नर यहाँ पे बनेगा। दूसरी कंडीशन है दैट इज़ ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। अब जो थर्ड वाली क्वालिफिकेशन है एक गवर्नर जो है दोस्तों, वो ये है कि अगर कोई गवर्नर किसी स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, बट ही शुड नॉट बी द नेटिव ऑफ दैट स्टेट। मतलब अगर पर्सन ए को गवर्नर किया गया अपॉइंट बी स्टेट का, तो ये ए जो गवर्नर बी स्टेट का बना, ये यहाँ का रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये बाहर का बंदा होना चाहिए किसी दूसरी स्टेट का। और इसका मकसद क्या है, ताकि जो लोकल पॉलिटिक्स है उस स्टेट की, ये इससे दूर रहे। क्योंकि अगर किसी बंदे को एज अपॉइंट किया जाएगा एज अ गवर्नर ऑफ द स्टेट, और वो गवर्नर जो है वो उसी स्टेट का नेटिव है, उससे क्या हो जाएगा, तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स से वो फेमिलियर भी होगा और अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते समय उसकी ड्यूटीज़ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। इसीलिए किसी भी स्टेट में जब कोई गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, तो उस केस में क्या देखा जाता है कि ये बंदा किसी दूसरी स्टेट का बंदा होना चाहिए, फिर उसको दूसरी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। सिंपली आप याद ये रखना दैट he should be an outsider, that is he should not belong to the state where he is appointed as a governor of the state। इसका क्या मतलब है और इसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे यही मोटिव है दैट so that he is free from the local politics। क्लियर? लेकिन ये जो मैंने अभी कहा, एक तो ये पॉइंट आप याद रखना, ही शुड बी एन आउटसाइडर, जो गवर्नर किसी स्टेट में अपॉइंट होगा, मतलब ये किसी दूसरी स्टेट का होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा किसी स्टेट में गवर्नर को, किसी स्टेट के लिए कोई गवर्नर अपॉइंट करेगा और वो दूसरी स्टेट का होगा, उस टाइम पे प्रेसिडेंट को चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्नड स्टेट जो होगी, जहाँ पे ये गवर्नर अपॉइंट करना है, उसको कंसर्न करना है
उसको कंसल्ट करना है, सॉरी, उसको उस टाइम पे कंसल्ट करना है। मगर यूजुअली क्या देखा है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक आउटसाइडर होना चाहिए और चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना है, तो ये कभी कभी इन चीज़ों की वायलेशन भी हुई है। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है, तो हमें बस कंसेप्ट को यहाँ पे समझना है। अब दूसरी कंडीशन है, ये जो गवर्नर है ना तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए ना मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर, ये बात याद रखना। और ओथ जो है किसका, गवर्नर का ओथ जो है ये कंसर्नड हाई कोर्ट जो होती है जहाँ पे ये गवर्नर अपॉइंट किया गया, वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा वो एडमिनिस्टर करेगा इसके ओथ को। और अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्नड हाई कोर्ट वहाँ पे नहीं है, एबसेंट है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होगा हाई कोर्ट का वो एडमिनिस्टर करेगा इसका ओथ। उसके बाद है टर्म ऑफ ऑफिस। क्या है टर्म? यूजुअली है 5 years, लेकिन ये रिज़ाइन भी कर सकता है गवर्नर अर्लियर। ये अपनी रिजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को। क्लियर। अब है दोस्तों पावर्स ऑफ गवर्नर क्या होते हैं हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पावर्स। क्लियर। यहाँ पे हम पावर से पहले एक कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, मैंने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया, मैंने प्रेसिडेंट में देखिए, प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट पावर्स होते हैं। एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। ठीक। लेकिन अब मैंने मेन जो पावर्स है प्रेसिडेंट के, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए विथ इन एनालिटिकल मैनर। क्लियर। एक तो मैंने आपको विटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ाया कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की किसी बिल पे विटो लगा सकता है। उसमें मैंने सस्पेंस विटो, पॉकेट विटो पढ़ाया, उस पर मैंने, ठीक, एब्सोल्यूट विटो पढ़ाया आपको। ठीक। पार्लियामेंट की किसी बिल पे विटो लगा सकता है। क्लियर। इसी तरीके से मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, कि पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट का रिसेस हो, कि ये जो प्रेसिडेंट है ये उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। उसके लिए क्या कंडीशंस है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पार्डनिंग पावर्स, कि जो जो भी किसी फॉर ये चाहे यूनियन लॉ के तहत या मिलिट्री कोर्ट ने किसी को सज़ा सुनाई हो, किसी कन्विक्टेड को, किसी ऑफेंडर को सेंटेंस दिया हो, तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकता है। उसमें मैंने पार्डनिंग पावर्स पढ़ाए थे, रिप्रायर, रिमिशन, कम्यूट वगैरह, वो जी रेस्पाइट जो मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे गवर्नर के पावर्स की बात है। गवर्नर के पास भी दोस्तों यही 3 पावर्स होते हैं। इसके पास भी रेस्ट ऑफ द पावर्स होते हैं जो मैंने कहे, जैसे बाकी पावर्स होते हैं, लेकिन मेन 3 पावर्स यही होते हैं गवर्नर के पास भी। गवर्नर के पास भी विटो पावर होता है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड जो बिल्स होती है वहाँ पे, क्योंकि गवर्नर का जुरिडिक्शन स्टेट होता है, तो यहाँ पे थोड़ी ही पार्लियामेंट आएगा, यहाँ पे तो स्टेट लेजिस्लेचर की बिल्स होंगी, उस रिलेटेड आएगा। इसी तरीके से गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जब रिसेस वगैरह में हो। इसी तरीके से पार्डनिंग पावर्स भी गवर्नर के पास होते हैं। ठीक। क्लियर यहाँ तक। अब जहाँ पे डिफरेंसेस है, अब ये जो पावर्स है, चाहे विटो पावर है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास भी, चाहे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास भी, चाहे हम कहेंगे पार्डनिंग पावर्स है गवर्नर के पास भी और प्रेसिडेंट के पास भी। अब जहाँ पे डिफरेंसेस तो है बहुत सारी जगहों पे, प्रोसेस सेम है पावर्स की, दोनों के पास ये पावर्स है। इसको स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड है, इसको पार्लियामेंट के रिलेटेड है प्रेसिडेंट को, और गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड। लेकिन जहाँ पे डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूँगा। क्लियर। देखिए, मैंने आपके साथ ऑलरेडी दोस्तों डिस्कस किया है कि विटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर। अब जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों के पास पावर्स है लेकिन डिफरेंसेस भी है। अब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स की जो डिफरेंसेस है कहीं पे, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर्स है। मैंने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, मैंने कहा था ही कैन पार्डन, रिप्रायो, रिस्पाइट, रिमिट,
या सस्पेंड कर सकता है या कम्यूट कर सकता है पनिशमेंट या सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेंट्रल लॉ। ये मैंने कहा था ना कि हम कहेंगे ये कि एक प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो सस्पेंड कर सकता है किसी बंदे का भी, या रिमिट कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, पार्डन कर सकता है। रेस्पाइट, रिमिट, रिप्रायो, ये मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट के चैप्टर में आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया है। रिप्रायो का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रिमिट का मतलब क्या होता है, पार्डन का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। क्लियर? अगर किसी ऑफेंडर ने किसी किसी ऑफेंडर को यानी सेंटेंस सुनाया गया हो अंडर यूनियन लॉ और अंडर मिलिट्री कोर्ट, क्लियर, जिसको हम कहते हैं कोर्ट मार्शल, यानी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है किसी भी कन्विक्टेड को जिसको सेंटेंस दिया गया हो कोर्ट मार्शल के तहत। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट ने जब एक बंदे को दिया है, एक सेंटेंस दिया है, तो उसको सिर्फ प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, उसका गवर्नर माफ़ नहीं कर सकता। ये बात याद रखना कि प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रायो, रिस्पाइट या सस्पेंड ही करेगा कि मिलिट्री कोर्ट ने यानी कोर्ट मार्शल किसी को सुनाया गया है, उसके तहत किसी को सेंटेंस दिया गया है, सज़ा दी गई है, तो उसको सिर्फ प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, गवर्नर नहीं माफ़ कर सकता। यानी गवर्नर के पास ये पावर है ही नहीं कि वो माफ़ कर सकता है कोर्ट मार्शल को, कोर्ट मार्शल के सेंटेंस को। क्लियर? लेकिन गवर्नर के पास ये पावर है, वो पार्डन कर सकता है, रिप्रायो कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है अगर किसी कन्विक्ट को या एक ऑफेंडर को सेंटेंस दिया गया हो स्टेट लॉ के तहत। ये तो है उसके पास पावर। ये तो मैंने अभी कहा कि गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है कि वो माफ़ कर सकता है, रिप्रायो कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के लेक्चर में समझाया। रिप्रायो, रिस्पाइट, पार्डन, रिमिशन क्या होता है या कम्यूटेशन क्या होता है, गवर्नर भी कर सकता है। लेकिन किसको? उस ऑफेंडर को जिसको सेंटेंस दिया गया हो अंडर स्टेट लॉ। क्लियर? लेकिन गवर्नर कोर्ट मार्शल यानी मिलिट्री कोर्ट के तहत जिस ऑफेंडर को सज़ा दी गई हो उसको माफ़ नहीं कर सकता। तो ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं। तो ये डिफरेंस है पार्डनिंग पावर में बिटवीन द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है प्रेसिडेंट ही माफ़ कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ओनली द प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्रायो, रिस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड कर सकता है या कम्यूट करेगा डेथ सेंटेंस। यानी किसी ऑफेंडर को डेथ सेंटेंस दिया गया है या जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, फांसी का सज़ा दिया गया है किसी को, तो उसको सिर्फ माफ़ करेगा प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास ये पावर है ही नहीं कि वो माफ़ कर सकता है डेथ सेंटेंस को। हालांकि गवर्नर के पास है पावर्स कि वो ही कैन पार्डन, कि गवर्नर के पास ये पावर्स है कि वो बाकी चीज़ों को रिप्रायो कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रिमिट कर सकता है, बट गवर्नर कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस। अगर कि स्टेट लॉ ने भी, अगर कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सॉरी, कि स्टेट लॉ ने ही प्रिस्क्राइब किया हो ये डेथ सेंटेंस, लेकिन तब भी प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। ये सिर्फ पार्डनिंग पावर ऑफ डेथ सेंटेंस लाइज ओनली विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द गवर्नर। क्लियर? लेकिन गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। ये बात याद रखना। मैंने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एक दो बार आया है। मैंने कहा कि डेथ सेंटेंस को पार्डन यानी माफ नहीं कर सकता है कौन? गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर? कि गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। अगर स्टेट लॉ ने ही डेथ सेंटेंस को प्रिस्क्राइब किया हो, दिया हो, तब भी गवर्नर डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकता, पार्डन नहीं कर सकता। ये सिर्फ पावर टू ग्रांट पार्डन टू द डेथ सेंटेंस लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। लेकिन गवर्नर जो है ये सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, लेकिन पार्डन नहीं करेगा। तो ये कम्यूट क्या होता है या सस्पेंड, रिमिट क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिट डेथ सेंटेंस,
He is the only authority to pardon the death sentence. Governor cannot pardon death sentence even if the state law prescribes death sentence. The power to grant pardon lies with the president, not governor. But the governor can suspend, remit और commute the death sentence. लेकिन pardon नहीं कर सकता, suspend, remit और commute कर सकता है. बाद दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है गवर्नर की. क्लियर, ये तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसने हमारे पास क्या दिया है, क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी. और गवर्नर जो है ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा. इन अदर वर्ड्स गवर्नर जो है has to exercise his powers and functions with the aid and advice of the council of ministers. ये aid and advice हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर में भी, ये aid and advice हमने पढ़ा था जब मैंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ाया था. क्लियर, स्टेट जब मैंने चीफ मिनिस्टर पढ़ाया वहाँ पे भी हमने ये एड एंड एडवाइस पढ़ा था. क्लियर, तो ये तो आपको पता ही है कि एक चीफ मिनिस्टर को, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उनका हेड जो होता है चीफ मिनिस्टर यानी स्टेट के केस में, दे शुड गिव एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, ठीक है ना. तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. अब दोस्तों कुछ एमसीक्यूज है. यहाँ पे हम गवर्नर के कुछ एमसीक्यूज करेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के, तो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है स्टेट गवर्नमेंट का. यहाँ पे पास करो और आंसर देखिए. एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, दैट इज गवर्नर. ठीक, तो आंसर है यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट्स ऑफ गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर. द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 5 years and holds office during his pleasure. Only Indian citizens above 35 years of age are eligible for appointment of the office of the governor. The executive power of the state, the executive power of the state is vested in governor. ये बात याद रखना. Then we have who among the following is the first लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द लद्दाख. तो आंसर दे दो इसका क्या आएगा. तो आंसर क्या आएगा इसका. तो इसका आंसर आएगा आर के माथुर जो है, ये ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख. तो आंसर दे दो फर्स्ट एलजी ऑफ JNK-UT कौन था. ये आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि फर्स्ट एलजी तो आपको लद्दाख का पता चला कि आर के माथुर है, ये तो आपको ऑलरेडी पता भी होती मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को. लेकिन मुझे बताओ आप फर्स्ट एलजी कौन है, फर्स्ट एलजी ऑफ JNK, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो JNK था वो कौन है. ठीक, तो ये आप ये ना कमेंट सेक्शन में लिख लो. तो आंसर है इसका सी. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आर के माथुर. ठीक, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया वाज. चलिए जी, पहली वुमेन गवर्नर कौन थी जब इंडिया आज़ाद हुआ. उसके बाद जो इंडिया हम कहेंगे कि फ्री इंडिया जो था उसकी फर्स्ट आज़ादी के बाद फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट कौन थी. अरे दोस्तों फटाफट आंसर दे दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है. ना ही आपके पास कल एग्ज़ाम में 2-3 मिनट एक क्वेश्चन के साथ लगाओगे तो फिर तो लोचा हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है एक ऑब्जेक्टिव को. तो आंसर है इसका सरोजी नायडू. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि मिस सरोजी नायडू जो है, द करेक्ट आंसर इज ये वाला. सरोजी नायडू वाज द फर्स्ट फीमेल टू बिकम द गवर्नर ऑफ द इंडियन स्टेट. शी गवर्नर्ड उत्तर प्रदेश फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक. हर डॉटर पद्माजा नायडू इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल गवर्नर विथ 11 years टेन्योर इन वेस्ट बंगाल. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ लेना. अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्योंकि ऑप्शन थे. सुचिता कृपलानी जो थी वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन. शी वाज इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर. याद रखना, सर्विंग एज द हेड ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम यहाँ से यहाँ. दोस्तों इनको याद रखना क्योंकि ये JKSS भी है, क्योंकि ये फैक्टों के साथ काफ़ी लोचा करते हैं, क्योंकि फैक्ट से पूछते ही पूछते हैं. सुचिता कृपलानी जो थी शी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, इंडियाज फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर. ठीक, इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जो थी शी वाज इंडियन पॉलिटिशियन एंड अ सेंट्रल फिगर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. शी वाज द फर्स्ट एंड
डेट ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ, हाँ सही है, ये इंदिरा गांधी है ना, वही है। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी, वाज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये तो हमें पता ही है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था जवाहरलाल नेहरू, तो इंदिरा गांधी। ठीक, तो इंदिरा गांधी हमने यहाँ पे क्या देखा, द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सुचिता कृपलानी हमने क्या देखा, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक, जिसने उत्तर प्रदेश को सर्व किया। और विजया लक्ष्मी पंडित जो थी, शी वॉज द इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो लास्ट वाली है, विजया लक्ष्मी पंडित। तो इनको आप दोस्तों याद रखना। Then we have question number 4. Which one of the following statement is not true with respect to the governors? ऑप्शंस को पास कर लो, ये ना वीडियो को पास कर लो और आंसर दे दो। यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है आपको, इसलिए पढ़ लो इनको और आंसर दे दो। इसका आंसर है दोस्तों बी, दे कैन फॉरगिव डेथ पेनल्टी। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि डेथ पेनल्टी जो है, डेथ सेंटेंस है, उनको सिर्फ पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, बाकी चीज़ जो है रिमिशन रेस्पाइट वो कर सकता है गवर्नर, लेकिन पार्डन फॉरगिव नहीं कर सकता डेथ पेनल्टी गवर्नर, ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। तो आंसर के बाकी है दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओबियसली जिस तरह हमें पार्लियामेंट के पार्ट प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा देखने को मिलता है, इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर भी पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। दे कैन नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक, ये भी सही है। दे डू नॉट हैव इमरजेंसी पावर्स, हाँ इमरजेंसी पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास होते हैं। ठीक, ये जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो ये आपको उधर ही समझ आएगा। तो आंसर है इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट? दे दो आंसर। इसका आंसर है दोस्तों सी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जब हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन हम पढ़ेंगे, वहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन हम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपको उधर ही क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? तो गवर्नर जो है, बाकी जो फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इंटर स्टेट काउंसिल, ये प्रेसिडेंट का काम है, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन हम देखते हैं गवर्नर का काम है। ए चीफ मिनिस्टर, ए स्टेटस चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये तो पता है हमें। एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना। असाइड फ्रॉम दैट द गवर्नर अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, दो रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक। द इलेक्शन, मगर रिमूव उनको प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन अपॉइंट गवर्नर ही कर सकता है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन टास्क्ड विथ होल्डिंग ऑफ द फ्री इक्वल, जो भी इलेक्शन होते हैं किसके, लोकल बॉडीज़ के, यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के वगैरह, लोकल बॉडी जो हमारे पास है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द, ये अंडर आर्टिकल 280 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5 साल के बाद ही। क्लियर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है, ये एक इंडिया की प्रीमियर पब्लिक सेक्टर रिक्रूटिंग एजेंसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है ना, जिसको हम वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम भी बोलते हैं इंडिया में। इट इज़ इन चार्ज ऑफ ऑल द प्रमोशन एग्जामिनेशन जो है वगैरह, इसके रिलेटेड है। ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दोस्तों पढ़ेंगे, वहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखो, यूपीएससी को बोलते हैं वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक, ये अंडर आर्टिकल 263 कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट कर सकता है, ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन में आया है कि इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है अपने ऑर्डर से, वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये याद रखना, अंडर आर्टिकल 263। इन इंडिया हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? अरे यार सिंपल है, अभी तो हमने ये डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी है इसका आंसर। द गवर्नर in India is neither directly elected by the people nor indirectly by the electoral college, but he is appointed by the president. Clear? Governor is considered as nominee of the central government. Clear? और 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है स्टेट में, ये एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है।
तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं अगर याद रखोगे तो सोने पे सुहागा है, लेकिन ये चीज़ें याद रखनी है आपको। In order to be appointed as the governor of the state, one must have attained at the age of। एक स्टेट का गवर्नर बनने के लिए एक कैंडिडेट जो है, जो गवर्नर बनेगा, वो एक दूसरी स्टेट का होगा। जो हमने अभी देखा, द गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड, और वो उस स्टेट का नेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एज क्या होनी चाहिए? सिंपल ही है दोस्तों, 35 ईयर्स। आंसर है 35 ईयर्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली है, इसको टेबल को याद रखना। देखिए 25 ईयर्स मिनिमम एज रिक्वायरमेंट किसके लिए? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीफ मिनिस्टर के लिए। 30 ईयर्स है मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 35 ईयर्स प्रेसिडेंट बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। तो इस टेबल को एक बार रिवाइज मार लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, टेक केयर।